आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे मुद्दे पर बात होगी जो हम सभी को कभी ना कभी बहुत परेशान करता है। अचानक से बिजली का चला जाना, मतलब सच में ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? लेकिन आज इन विजुअल्स के जरिए इस आम अनुभव को देखने और समझने का नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भाई जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक उसी वक्त ये क्यों कट जाती है। मान लीजिए भीषण गर्मी की कोई रात हो या फिर कोई बहुत ही जरूरी काम चल रहा हो और अचानक ब्लैंक, सब कुछ बंद। ये वाकई बहुत झल्लाहट वाला पल होता है। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि उस वक्त पर्दे के पीछे यानी पावर ग्रिड में असल में क्या चल रहा होता है? तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं और इसे डिकोड करते हैं। हम जिसे आम भाषा में पावर कट कहते हैं, वो दरअसल लोड शेडिंग है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई तकनीकी खराबी या एक्सीडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जानबूझकर उठाया गया पूरी तरह से ऑटोमेटेड और बेहद जरूरी सेफ्टी स्टेप है। पूरे सिस्टम को बचाने के लिए इसे लागू करना ही पड़ता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लोड शेडिंग आखिर है क्या, फिर समझेंगे पावर जनरेशन और डिमांड का गणित, इसके बाद सबस्टेशन और रोटेशनल कट कैसे काम करते हैं, कुछ जरूरी अपवाद क्या हैं, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि यह सब ग्रिड को कैसे बचाता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। लोड शेडिंग क्या है और इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। यहाँ सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये पूरा का पूरा खेल लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के लेवल पर होता है। जी हाँ, वहीं से यह तय होता है कि किस इलाके में बत्ती जलेगी और कहाँ गुल होगी। अब ये ट्रिगर कब होता है, ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने से ऐसा होता है, लेकिन नहीं। कई बार जनरेशन प्लांट में ही कोई खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से अचानक वहां के प्रोडक्शन में 10 से 20% तक की भारी गिरावट आ जाती है। मतलब पीछे से ही सप्लाई कम हो गई है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बिजली उत्पादन बनाम मांग का गणित। ये स्थिति क्यों पैदा होती है, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें बिजली के पूरे सफर को देखना होगा। तभी पता चलेगा कि ये डिमांड और सप्लाई का बैलेंस आखिर बिगड़ता कहां पर है। बिजली के इस सफर की शुरुआत सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन से होती है। फिर इसके वोल्टेज को बढ़ाकर ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए दूर दराज के शहरों तक भेजा जाता है। इसके बाद शहर के डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन पर इस वोल्टेज को वापस कम किया जाता है और फाइनली लोकल फीडर्स और ब्रेकर्स के जरिए ये सीधे घरों तक पहुंचती है। और ये जो तुलना है, ये पूरी समस्या को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। मान लेते हैं कि प्लांट की पावर बनाने की फिक्स्ड कैपेसिटी 40 मेगावाट है। दिन के वक्त तो सब एकदम बढ़िया चलता है, लेकिन रात होते ही क्या होता है, एसी, कूलर, लाइटें सब एक साथ ऑन हो जाते हैं और अचानक से डिमांड उछलकर 50 मेगावाट पहुंच जाती है। अब ग्रिड के पास सीधे सीधे 10 मेगावाट की भारी कमी हो गई। सोर्स मटेरियल का ये एक छोटा सा वाक्य इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सिस्टम पर पीक डिमांड को कम करना, बस यही वो इकलौता मकसद है जिसके लिए लोड शेडिंग की जाती है। इस खतरनाक पीक डिमांड को किसी भी तरह कम करके उपलब्ध बिजली के बजट के बराबर लाना होता है ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सबस्टेशन और रोटेशनल कटौती। अब बड़ा सवाल यह है कि इस 10 मेगावाट के बड़े घाटे को ग्राउंड लेवल पर संभाला कैसे जाता है। आइए देखते हैं कि लोकल सबस्टेशन इस मुश्किल रणनीति को असल जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। ये 2 घंटे वाला आंकड़ा बहुत काम का है। देखिए, सबस्टेशन कभी भी पूरे शहर की बिजली एक साथ नहीं काटते। वो एक रोटेशनल ब्लॉक सेट करते हैं जो आमतौर पर 1 से 2 घंटे का होता है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि किसी भी एक इलाके को बहुत लंबे समय तक बिना बिजली के ना रहना पड़े। इसे इस तरह से समझते हैं, लोकल फीडर्स व्यवस्थित रूप से अलग अलग कॉलोनियों की बिजली को एक साइकिल की तरह घुमाते हैं। मान लीजिए पहले 2 घंटे कॉलोनी ए की बिजली काट दी, फिर 2 घंटे बाद उन्हें बिजली वापस दे दी और कॉलोनी बी की सप्लाई बंद कर दी। इस रोटेशन का फायदा ये होता है कि लिमिटेड बिजली में भी पूरे शहर का काम थोड़ा थोड़ा करके चलता रहता है। अब यहाँ एक बहुत ही वैलिड सवाल दिमाग में आ सकता है कि भाई सबस्टेशन अपने बैकअप का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। बिल्कुल, जब पीछे से कट लगता है तो सबस्टेशन अपने डीजल जनरेटर यानी डीजी सेट चालू करते हैं। पर दिक्कत यह है कि ये जनरेटर कभी भी पूरे शहर का भारी भरकम लोड एक साथ नहीं उठा सकते। इसीलिए ना चाहते हुए भी शेडिंग करना सख्त जरूरी हो जाता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आवश्यक अपवाद यानी प्रायोरिटी लॉजिक। ग्रिड ऐसे ही कहीं से भी आंख बंद करके बिजली नहीं काटता।
इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही सख्त प्रायोरिटी लिस्ट सेट होती है, जिसे हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं, ताकि जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं वो किसी भी हाल में बंद ना हो। जैसे कि वाटर सप्लाई या जल निगम, बड़े अस्पताल और भारी औद्योगिक क्षेत्र। इन जगहों को हमेशा कंपल्सरी सप्लाई मोड में रखा जाता है और इन्हें लोड शेडिंग के इस रोटेशनल कट से पूरी तरह बाहर कर दिया जाता है। सोचिए, अगर अस्पताल या शहर की पानी की सप्लाई ही बंद हो जाए तो क्या होगा? शहर का सर्वाइवल और इकोनॉमी दोनों के लिए इनका लगातार चलते रहना बहुत जरूरी है। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, ग्रिड को बचाना। चलिए दांव थोड़ा बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि क्या हो अगर ये रोटेशनल कट बिल्कुल लगाए ही ना जाएं। अगर उस 50 मेगावाट के भारी लोड को जबरदस्ती 40 मेगावाट वाले सिस्टम पर डाल दिया जाए तो आखिर क्या अंजाम होगा? इसका अंजाम सच में बहुत भयानक हो सकता है। जैसे ही ओवरलोड होगा, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इस भारी दबाव की वजह से सबस्टेशन के ब्रेकर अपने आप ट्रिप कर जाएंगे। लाखों करोड़ों के ट्रांसफार्मर जलकर राख हो सकते हैं। और इसका सबसे डरावना नतीजा, पूरा का पूरा शहर एक ऐसे लंबे और गहरे ब्लैकआउट में डूब जाएगा जिसे वापस चालू करने में कई दिन लग सकते हैं। और इसी महाविनाश को रोकने के लिए सब स्टेशनों में बेहद स्मार्ट और फुर्तीले ऑटोमेटेड रिले सिस्टम लगाए जाते हैं। ये मशीनें बिना किसी इंसान के बताए खुद ब खुद स्थिति को भांप लेती हैं और महंगे उपकरणों को जलने से बचाने के लिए पलक झपकते ही कटौती लागू कर देती हैं। मतलब ये पूरा सिस्टम खुद को मरने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगली बार जब अचानक से बिजली चली जाए और गुस्सा आए तो बस एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि उस एक पावर कट के पीछे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कितना कॉम्प्लेक्स और जादुई संतुलन काम कर रहा है, जो चुपचाप बिना किसी शोर के पूरे ग्रिड को ढहने से बचा रहा है। हाँ, बिजली जाना एक परेशानी जरूर है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी तबाही के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल भी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।